हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और देश और दुनिया पर आई इस विपदा के समय कुछ ना कुछ क्रिएटिव, कुछ ना कुछ इनोवेटिव ज़रूर कर रहे होंगे। टुडे माई सेल्फ अमन विश्वकर्मा, आई एम हेयर ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ SBN स्टूडियो और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि बेसिक इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज के प्रेजेंटेशन की ये कुछ आउटलाइन है जिसमें हम ट्रांसफार्मर के टॉपिक को डिस्कस करेंगे इन पॉइंट्स के अंदर। हम इसे स्टार्ट करेंगे इम्पॉर्टेंट टर्म से लेकर, फिर हम जानेंगे कि आखिर ट्रांसफार्मर है क्या, कैसा इसका कंस्ट्रक्शन है, कैसा इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है, वर्किंग प्रिंसिपल इसका क्या होता है, और इसके बाद हम देखेंगे कि इसके टाइप्स कितने हैं, एफिशिएंसी क्या होती है, कितने टाइप के लॉसेस हैं और क्या ट्रांसफार्मर का यूज़ है। इसके बाद लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हैं। तो चलिए हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म देखते हैं जो कि ट्रांसफार्मर को समझने के लिए बहुत ज़रूरी हैं और इनको समझने के बाद आप बहुत अच्छे से इस टॉपिक को इंटरप्रेट कर सकेंगे और ये जो टर्म हैं ये आप समझ सकेंगे। वोल्टेज क्या है? वोल्टेज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है। किसी भी दो पॉइंट के बीच में जो भी पोटेंशियल का डिफरेंस है उसे हम वोल्टेज कहते हैं। इसकी यूनिट की बात करें तो इसको हम वोल्ट में मेज़र करेंगे और अगर इसकी बड़ी यूनिट की बात करें तो इसको हम किलो वोल्ट या इससे भी बड़ी यूनिट में मेज़र कर सकते हैं। इसके बाद करंट। अक्सर ऐसा होता है कि स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि भाई वोल्टेज के चलते करंट है या फिर करंट के चलते वोल्टेज है। तो इस डायग्राम से मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि जब हम किसी भी दो पॉइंट के बीच एक पर्टिकुलर वोल्टेज लगाते हैं तो दो पॉइंट्स के बीच ये जो आप सेकंड डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि ये करंट फ्लो करता है। इसका मतलब है कि वोल्टेज के लगाने से करंट का जनरेशन होता है, न कि करंट के चलते वोल्टेज का। आप पहले वाले डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि मान लीजिए अगर कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल है तो जो हमारा करंट का फ्लो होगा वो जस्ट इसके अपोजिट होगा, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर है। इसके बाद हम जानते हैं कि आखिर रेजिस्टेंस क्या चीज़ है। एक्चुअली करंट फ्लो होने में जो भी जितनी भी प्रॉब्लम आएगी या फिर एक तरह से हम इसको स्पीड ब्रेकर के जैसा समझ सकते हैं कि मान लीजिए अगर कोई स्पीड ब्रेकर है तो वहाँ जाके हम खुद रुक जाते हैं, लेकिन जब कोई करंट चलता हुआ आता है और बीच में अगर उसको रेजिस्टेंस मिलेगा तो करंट डेफिनेटली रुक जाएगा। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ रेजिस्टेंस, जैसा कि आप समझ सकते हैं, डायग्राम से देख सकते हैं। इसमें आपका पहला फिक्स्ड वैल्यू रजिस्टर है, दूसरा इसके अलावा इसमें वेरिएबल रजिस्टर है, आपको LDR है और बहुत सारे इसके टाइप्स हैं। रेजिस्टेंस को मेज़र करने की यूनिट ओम है। और चलिए अब हम समझते हैं कि आखिर इंडक्शन है क्या। इंडक्शन जो वर्ड है वो इंड्यूस से निकल कर आया है। इसका मतलब ये है कि किसी एक सर्किट से दूसरे सर्किट तक बिना इलेक्ट्रिकली कनेक्ट हुए वोल्टेज का जनरेशन, जो भी वोल्टेज का जनरेशन होगा उसे हम इंडक्शन नाम देंगे। जैसा कि आप सर्किट में देख पा रहे होंगे कि यहाँ दो सर्किट हैं, इसमें पहले सर्किट में हमने एक्साइटेशन सोर्स लगाया है और दूसरे सर्किट में हम उसको मेज़र कर रहे हैं। आप यहाँ जो लाइंस देख रहे होंगे, जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये लाइन है मैग्नेटिक फील्ड की और दोनों सर्किट इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड हैं। इसका मतलब ये है कि पहले सर्किट में जो भी वोल्टेज लगा है उसका दूसरे सर्किट से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम पहले सर्किट में अल्टरनेटिंग वोल्टेज लगा रहे हैं जो कि 0 से पीक लेवल तक जा रहा है और पीक लेवल से होता हुआ नेगेटिव डायरेक्शन में भी उतने ही लेवल तक जा रहा है जितना कि पॉजिटिव लेवल में, तो जब पहले सर्किट में वोल्टेज का चेंज होगा तो इसका रिजल्ट दूसरे सर्किट में आएगा। प्रैक्टिकली ऐसा होना नहीं चाहिए लेकिन ये हो रहा है, तो ये दिस प्रोसेस इज़ नथिंग बट इंडक्शन। इसके बाद देखते हैं हम पावर क्या है। कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, बेसिकली हम इसे लोड बोल सकते हैं, इवन लोड को हम आगे डिटेल में समझेंगे, या आप इसको इस तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं। मान लीजिए कोई भी इक्विपमेंट है, आप फॉर एन एग्जांपल आप फ़ैन ले सकते हैं, आप घर में होने वाला कोई भी टीवी ले सकते हैं, या कोई भी ऐसा इक्विपमेंट
जिसे हमने इलेक्ट्रिक पावर से चलाना है, तो वो एज आप लोड समझ सकते हैं, और उसमें जितनी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होगी, इवन मान लीजिए वो मिली वॉट से लेके सेवरल ऑफ वॉट तक जा सकती है, तो वो एक्चुअली पावर है। अब हम समझते हैं कि आखिर लोड क्या है। लोड इज़ नथिंग, किसी भी इक्विपमेंट के आउटपुट साइड में जो भी डिवाइस हम ऑपरेट करा रहे हैं वो सिर्फ लोड है, और एक अच्छा लोड उतना ही पावर कंज्यूम करेगा जितना कि किसी सर्किट के आउटपुट से निकलेगा। इससे क्या होता है कि अगर लोड आपका मैच है तो आपके सर्किट में लॉसेस होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। नेक्स्ट टर्म इज इफिशियंसी। तो इफिशियंसी ऑफ अ ट्रांसफार्मर कैन बी अंडरस्टूड जस्ट बाय गिवन फॉर्मूला। सी ईटा इज इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट पावर, मतलब जितना पावर हम लगा रहे हैं और जितना हम आउटपुट में जनरेट कर पा रहे हैं, इन दोनों का रेशियो जो होगा वो इफ़िशियंसी होगा। और इफ़िशियंसी को अगर हम परसेंटेज में एक्सप्रेस करना चाहें तो इसमें हम 100 का मल्टीप्लाई करके एक्सप्रेस कर सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन वेरियस सिचुएशंस हम किसी भी फॉर्मूले का यूज़ करके इफ़िशियंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज़ हमारे पास लॉसेस दिए हुए हैं तो हम सेकंड वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। इसके अलावा हमारे पास वोल्टेज, करंट प्लस इन दोनों के बीच का एंगुलर डिफरेंस है तो हम लास्ट वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है, सिर्फ इनपुट और आउटपुट है, तो हम पहले वाले फार्मूले से इफ़िशियंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, जो कि है ट्रांसफार्मर। तो हम समझते हैं कि ट्रांसफार्मर है क्या। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि इट इज़ अ इलेक्ट्रिकल डिवाइस, फ्रीक्वेंसी रिमेन फिक्स्ड, स्टैटिक डिवाइस एंड इट इज़ अ हार्ट ऑफ अल्टरनेटिंग करंट सिस्टम। अब हम समझते हैं एक एक पॉइंट को। फर्स्ट वन, व्हाट इज इलेक्ट्रिक डिवाइस? अ डिवाइस विच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज इलेक्ट्रिकल डिवाइस। फ्रीक्वेंसी रिमेन फिक्स्ड, इसका मतलब है कि ड्यूरिंग द ऑपरेशन जो फ्रीक्वेंसी हम इनपुट साइड में लगाएंगे वही हम आउटपुट साइड में देख पाएंगे, मतलब फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होगा। सपोज फॉर एन एग्जांपल, अगर हम इनपुट साइड 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो आउटपुट साइड में भी हमें 50 हर्ट्ज़ ही फ्रीक्वेंसी मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टैटिक डिवाइस। स्टैटिक डिवाइस का मतलब ये है कि इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं है, मतलब कोई भी मूविंग पार्ट जो किसी एक्सिस के राउंड ऑफ कर रहा हो, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ 3 कंपोनेंट इसके मेन हैं, जो कि हैं प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग एंड लास्ट वन इज लेमिनेटिंग आयरन कोर। चलिए ट्रांसफार्मर को समझने के लिए हम एक डायग्राम का यूज़ करेंगे। अब इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि जो प्राइमरी हमारा सर्किट है, जो हमारा सेकेंडरी सर्किट है, एक IP हम इसमें देख पा रहे होंगे, IS देख पा रहे होंगे, NP हम देख रहे हैं, NS देख रहे हैं। तो दिस आर नथिंग, जहाँ भी आपको P सबस्क्रिप्ट दिख रहा है दैट मीन इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग, एंड जहाँ भी आपको S सबस्क्रिप्ट दिख रहा है मतलब ये सेकेंडरी कॉइल का पार्ट है। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि जो भी हमारा प्राइमरी सर्किट है इसमें हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज लगा रहे हैं, जो आपको ब्लू कलर से दिख रहा होगा। इसके बाद दूसरी तरफ आप देख पा रहे होंगे कि सेकेंडरी वाइंडिंग में हमने एक बल्ब के रूप में एक लोड लगाया हुआ है। प्राइमरी वाइंडिंग में जो भी नंबर ऑफ टर्न्स हैं उसे हम NP से डिनोट कर रहे हैं, और सेकेंडरी वाइंडिंग में जो भी नंबर ऑफ टर्न्स हैं उसे हम NS से डिनोट कर रहे हैं। इसके अलावा करंट ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग इज IP एंड करंट ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग इज IS। चलिए अब समझते हैं कि आखिर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या है। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इज नथिंग बट द क्वांटिटी ऑफ पावर दैट वी हैव ट्रांसफॉर्म्ड, मतलब कि जो भी पावर हमने यहाँ इनपुट पे लगाई है इसकी हम कितनी वैल्यू को ट्रांसफॉर्म कर पाए हैं अप टू द सेकेंडरी वाइंडिंग। दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। और किसी भी ट्रांसफार्मर का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जितना ज़्यादा होगा, यकीन मानिए ट्रांसफॉर्मेशन की रेटिंग उतनी ही अच्छी होगी। चलिए हम ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन देखते हैं। तो ट्रांसफार्मर के कंस्ट्रक्शन में 3 मेजर पार्ट होते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे। फर्स्ट वन इज़ प्राइमरी कॉइल, सेकेंड वन इज़ सेकेंडरी कॉइल एंड थर्ड वन इज़ लेमिनेटिंग आयरन कोर। ओके, प्राइमरी कॉइल, जिस कॉइल में हम अपना एक्साइटेशन लगाएंगे उसे हम प्राइमरी कॉइल बोलेंगे।
जिस कॉइल से हम अपना आउटपुट लेंगे उसे हम सेकेंडरी कॉइल बोलेंगे, और जिस आयरन के ऊपर दोनों कॉइल वाउंडेड होंगी उसे हम बोलेंगे लेमिनेटिंग आयरन कोर। अब बात करते हैं वर्किंग प्रिंसिपल की। तो ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर काम करता है। जैसा कि हम डायग्राम में देख पा रहे हैं कि यहाँ दो कॉइल्स हैं। पहली कॉइल में हमने एक करंट सोर्स अप्लाई किया है जो कि अल्टरनेटिंग क्वालिटी का है, और सेकेंड कॉइल में हमें एक आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है जो कि इंड्यूस्ड वोल्टेज है। पहली कॉइल में जो करंट की वैल्यू चेंज हो रही है जिसके चलते हमें सेकेंड कॉइल में इंड्यूस्ड वोल्टेज मिल रहा है। दरअसल ये कुछ नहीं है, दिस इज अ पार्ट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। इसके बाद हम देखते हैं कि वर्किंग आखिर क्या है ट्रांसफार्मर की। तो जब भी हम कोई अल्टरनेटिंग सोर्स प्राइमरी कॉइल पे अप्लाई करते हैं तो ये एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा जो भी अल्टरनेटिंग टाइप की होगी, और ये मैग्नेटिक फील्ड है अपना लेवल ऑलवेज चेंज करती रहेगी। तो यही कारण है कि जब भी हम एसी सोर्स लगाते हैं जिसमें वोल्टेज 0 से पीक लेवल तक जाता है, पीक से नेगेटिव डायरेक्शन में जाता है और फिर नेगेटिव से 0 लेवल तक आता है। यही वजह है कि जब भी हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज लगाएंगे तो आउटपुट में हमें सेम वोल्टेज मिलेगा। सिर्फ डिफरेंस यही रहेगा कि मान लीजिए हम यहाँ लगा रहे हैं पॉजिटिव पीक से वोल्टेज, तो वहाँ हमें नेगेटिव पीक से मिलेगा। इट इज़ अ फेज लैग, और ये फेज लैग 90 डिग्री शिफ्टेड रहता है। चलिए टाइप्स देखते हैं ट्रांसफार्मर के। तो ट्रांसफार्मर मेनली दो टाइप के रहेंगे आपके पास, जो कि स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होंगे। चलिए अब देखते हैं कि आखिर स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते क्या हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर, तो जिस भी ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी से कम हो, या अदर वर्ड्स सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी से ज़्यादा हो, उसको हम बोलेंगे कि ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। और स्टेप अप ट्रांसफार्मर का फ़ायदा क्या रहता है कि अगर मान लीजिए प्राइमरी कॉइल में हम जो भी वोल्टेज लगा रहे हैं तो आउटपुट में हमें उससे ज़्यादा वोल्टेज मिलेगा। तो ये पर्पस होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज़ करने का। स्टेप अप के बाद हम देखेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। जस्ट अपोजिट, जैसा कि हमने वहाँ देखा था कि नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी वाइंडिंग में ज़्यादा थे, तो यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी वाइंडिंग में ज़्यादा होंगे। अगर मान लीजिए हम प्राइमरी वाइंडिंग में कोई वोल्टेज लगाते हैं तो ऑलवेज आउटपुट में हमें उससे कम वोल्टेज मिलेगा। Efficiency of transformer. Efficiency is nothing but the ratio of power in primary winding and power in secondary winding. यहाँ हम जैसा कि इस फॉर्मूले में देख पा रहे होंगे कि Vs अपॉन Vp इक्वल टू Ip अपॉन Is, ये दोनों का प्रोपोर्शन जो है वो इन्वर्स प्रोपोर्शन है कि अगर मान लीजिए करंट कम होगा तो वोल्टेज ज़्यादा होगा, और वोल्टेज ज़्यादा होगा तो करंट कम होगा। लेकिन अगर हम इसको कैलकुलेट करना चाहें नंबर ऑफ टर्न से, तो नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी वाइंडिंग अपॉन नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी वाइंडिंग, इससे भी हम एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि आखिर ट्रांसफार्मर में लॉसेस कितने टाइप के होते हैं। तो जैसा कि हम डायग्राम से देख पा रहे होंगे कि देयर आर मेनी टाइप ऑफ लॉसेस इन ट्रांसफार्मर, जिनमें से कुछ हैं कि आयरन और कोर लॉसेस है, कॉपर या ओहमिक लॉसेस है, डाइलेक्ट्रिक लॉसेस है एंड मेनी मोर। इसके बाद हम देखते हैं कि आखिर इतना जो सब कुछ हम देख रहे हैं इसकी आखिर हमें ज़रूरत क्या है, क्योंकि दुनिया सिर्फ ज़रूरत पे टिकी है। चलिए देखते हैं कि आखिर ट्रांसफार्मर की ज़रूरत हमें कहाँ पड़ती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो यूज़ है ट्रांसफार्मर का वो है पावर डिस्ट्रीब्यूशन में। इस डायग्राम से आपको समझने में बहुत आसानी होगी कि जो भी पावर प्लांट से हमारा पावर जनरेट होता है वो हाई वोल्टेज होता है। इसको हम फर्दर इसका वोल्टेज लेवल बढ़ा देते हैं, क्योंकि जब भी हम वोल्टेज लेवल बढ़ा के ट्रांसमिशन करते हैं पावर का तो इसमें लॉसेस बहुत कम होते हैं। यही रीज़न है कि हम इतने हाई वोल्टेज पे पावर का ट्रांसमिशन करते हैं, और जब ये पहुंचता है हमारे घर तक तो इसको हम 2 बार स्टेप डाउन कर चुके होते हैं, तब ये नॉर्मल लेवल तक आता है कि जो कि हम अपने अप्लाइंसेस में यूज़ कर पाएँ। ट्रांसफार्मर का यूज़ रेडियो सेट, टेलीफोन, लाउड स्पीकर और हमारे घर में होने वाले मोस्ट ऑफ द अप्लाइंसेस में होता है। बात करें ट्रांसफार्मर के साइज़ की, तो यहाँ कोई हार्ड एंड टफ रूल नहीं है कि ट्रांसफार्मर की साइज़ कितनी होगी। ये आपके कॉलर के बटन से लेकर के एक बिल्डिंग के बराबर हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन कि हमें ज़रूरत कहाँ है और कितनी है।
ट्रांसफार्मर के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनमें से कुछ को हम समझते हैं कि सिंप्लिसिटी ऑफ डिज़ाइन। इस पॉइंट का मतलब ये है कि आपको कोई कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन नहीं मिलेगी। इसमें आपको प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग और आयरन कोर सिर्फ 3 पार्ट हैं, और जो कि आप नेक्स्ट पॉइंट में देख सकते हैं। इसके अलावा इसमें आपको नॉइज़ ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी और कॉस्ट भी इसकी बहुत ज़्यादा नहीं है। इसके बाद अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो समटाइम्स होता क्या है कि इसमें डिसिपेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, कि जो भी पावर आप अप्लाई कर रहे हैं लेकिन आउटपुट पे आपको उतनी नहीं मिल पा रही है जितना कि आपको मिलना चाहिए। तो ये ट्रांसफार्मर के कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। आज हमने देखा कि ट्रांसफार्मर क्या है, क्या इसकी वर्किंग है, क्या इसके यूजेस हैं, क्या इसमें लॉसेस हैं और भी बहुत कुछ। तो आशा करता हूँ कि आज का सेशन आपके लिए यूज़फुल रहा होगा, और वीडियो के इम्प्रूवमेंट के लिए आपके सजेशंस, आपके कमेंट्स का हार्टी वेलकम है। सो प्लीज़ गिव योर सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट। थैंक यू वेरी मच।